स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में शाम के समय लाल किले के पास एक ज़ोरदार धमाका होता है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, और इस हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि इस हमले के पीछे एक आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल था। अब क्या था ये डॉक्टर मॉड्यूल, आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाले हैं। कैसे इस पूरे ब्लास्ट को प्लान किया गया, इस हमले को प्लान किया गया, कैसे इसके तार दिल्ली से उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक जाके जुड़ते हैं। सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी और आखिर ये भी पता चलेगा कि क्या ये जल्दबाजी में किया गया हमला था या फिर इनका बहुत बड़ा एक प्लान था। क्या इसके पीछे एक ग्लोबल आतंकी नेटवर्क था। इसकी सारी जो जानकारी है वो आज आपको दी जाएगी। डिटेल में वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के कोयल गांव से। इसी कोयल गांव में उमर नबी नाम का एक 28 साल का लड़का रहता था। पिता जो थे गुलाम नबी भट्ट एक टीचर थे, खुद डॉक्टर बनना चाहते थे पिता, लेकिन डॉक्टर बन नहीं पाए और समय के साथ में देखा गया कि उनका जो मानसिक संतुलन था, उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ख़राब होती गई। उसके बाद उन्होंने अपनी टीचर की जो जॉब थी वो भी छोड़ दी। उनकी टीचर की जॉब छोड़ने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद में घर की हालत ख़राब होने लगी, फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो कमज़ोर होने लगी। तो इसके बाद फैमिली का एक होप था, एक फैमिली की आस थी कि कोई ना कोई ऐसा आगे बढ़े लड़का जो कि पूरे फैमिली का एक ब्रेड विनर हो, फैमिली को संभाल पाए, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर पाए। तो इसी के तहत उमर के अंदर लोगों को ये सब दिखता था। घर के लोगों का कहना था कि वो गांव में सभी लोग उसको प्रेज़ करते थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था। उमर गवर्नमेंट स्कूल से उसने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद उसने नीट का एग्ज़ाम दिया। पहली ही बार में नीट का एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेता है। क्रैक करने के बाद बताते हैं कि पहली दफ़ा उसको वेटनरी साइंस में उसने सिलेक्शन उसका हो चुका था, लेकिन दोबारा उसने नीट का एग्ज़ाम दिया और इस बार वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जिसको कहते हैं श्रीनगर में है, तो GMC कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन मिल जाता है MBBS के लिए। यहाँ पर वो एडमिशन ले लेता है। इस समय जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो घर वालों का कहना है कि पूरे एरिया में इंस्पिरेशन की तरह उसको देखा जाता था। लोग कहते थे अपने बच्चों से कि ऐसा बनना है, काश ऐसा होता, क्योंकि अगर उमर नबी सही रास्ते पे चलता तो एक अच्छे दिमाग का शख्स बहुत अच्छा काम कुछ कर सकता था। लेकिन उसने जो किया, अपने परिवार के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। खैर, MBBS कंप्लीट उसने जब यहाँ से किया तो इसके बाद में यहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अंदर ही उसको सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। वो यहाँ पे काम करना शुरू करता है। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपनी जो MD की ट्रेनिंग थी वो भी लेना शुरू करता है। लेकिन इसी दौरान, ये वही समय था 2018 से 19 के बीच का, जब इसी दौरान से एक जिहादी मानसिकता उसके अंदर पनपना शुरू हो चुकी थी। वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया था। एक जिहादी जर्नी जो थी, उसकी सफ़र था, उसकी यहाँ से शुरुआत हो गई थी। दरअसल हुआ क्या कि उमर नबी कांटेक्ट में आया, संपर्क में आया एक ऐसे शख्स के जिसका नाम था मौलवी इरफान मोहम्मद बागे। इरफान मोहम्मद बागे खुद शोपियान का रहने वाला, साउथ कश्मीर का रेजिडेंट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें ये उमर नबी काम करता था, वहीं पे ये जो शख्स था वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में पैरामेडिकल की पोस्ट पर काम करता था और साथ ही साथ में नौगांव में एक लोकल मस्जिद थी वहाँ की, तो वहाँ का इमाम भी था। इसका काम ही यही था इस मौलवी इरफान का कि ये वहाँ पे जो एजुकेटेड यूथ था उसको इन्फ्लुएंस करता था और इनको टारगेट करता था, आइडेंटिफाई करता था। जब भी ऐसे सर्मन्स उसके होते थे उस दौरान में उन लोगों को आइडेंटिफाई करता था जो उसको लगते थे कि ये अति संवेदनशील है। तो इसी तरह से उसने उमर नबी को यहाँ से टारगेट किया था, रिक्रूट किया था। उमर नबी इसके संपर्क में आया। मौलवी इरफान क्या कर रहा था कि दरअसल जैश ए मोहम्मद का एक ऑनलाइन मॉड्यूल उसके साथ में कनेक्टेड था। टेलीग्राम के ऊपर उसके कई सारे अकाउंट हुआ करते थे। वहाँ पे वो उनके थ्रू JEM का जो जैश ए मोहम्मद है उसका प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान बेस्ड ये जो आतंकवादी हैं, मसूद अज़हर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ असगर, तो इन सब के कांटेक्ट में रहता था। और यहाँ पे उस टेलीग्राम ग्रुप पे उसके पास में कई सारे वीडियोस वहाँ से आते थे। JEM का जो जैश ए मोहम्मद का प्रोपेगेंडा था वो उसके पास में वीडियोस आते थे, उन सबको सर्कुलेट करता था इन सारे नए नए रिक्रूट्स को। तो मौलवी इरफान ने यहाँ से क्या किया कि अफ़गान वॉर के टाइम के जो सरमन्स थे, इन सब के वीडियोज़ इन सारे लोगों को दिखाना शुरू किए। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ननगरहार अफ़गानिस्तान से जो उसके हैंडलर्स थे, कई ऐसे बड़े आतंकवादी, उन सब के इनक्रिप्टेड वॉइस इंस्ट्रक्शन जो थे वो भी यहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप पर आते थे और ये सब चीज़ें वो सर्कुलेट करता था इन सारे नए नए लड़कों में जो कि एजुकेटेड थे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कैसे एक नीट क्वालिफाई किया हुआ, MBBS किया हुआ छात्र, एक ऐसा लड़का कैसे इस तरह के जो मौलवी होते हैं इनके संपर्क में आ जाता है, इनकी बातों में आ जाता है, कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। खैर, उमर नबी इसके संपर्क में आ चुका था। उमर नबी ने भी यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया।
उसने 2018 से 19 के आसपास में कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे, इनक्रिप्टेड फोरम्स पे जैश ए मोहम्मद की जो आइडियोलॉजी थी, जो उसके एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट थे, उनको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर और मसूद अजहर के जो कोट थे, उनको वो जैश ए मोहम्मद के मिशन को, इन सबको जस्टिफाई करना उसने शुरू कर दिया, बाकी लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। इसी के साथ में अपनी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा उसने वेब बना के रखा हुआ था, एक जाल बना के रखा था। आप देखिए कि उसके पास 17 टेलीग्राम चैनल्स थे उमर नबी के पास में, जो उसने 17 टेलीग्राम चैनल्स बनाए और फिर उन्हें डिलीट किया। किस तरह से बनाया जाता था इनको? VPN के और VoIP के थ्रू, इन सब एप्लीकेशंस के थ्रू वो इनको बनाता था। और ये सारे VPN और VoIP जो थे, नेपाल और टर्की में बेस्ड जो वर्चुअल नंबर्स होते हैं, रजिस्टर्ड वर्चुअल नंबर्स, उनके थ्रू ये यहाँ से इन सबको ऑपरेट करता था, जिससे कि उसको पकड़ा ना जा सके, कभी भी उसके ऊपर कोई रेकी ना की जा सके। तो बहुत ही शातिर तरीके से अब ये इस पूरे जिहादी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। अब यहाँ पे मौलवी इरफान जो था, वो एक टेरर मॉड्यूल बना रहा था, एक बहुत ही अलग तरीके का। अकेला डॉक्टर नबी नहीं था इसका रिक्रूट, यहाँ पे उसने कई और सारे ऐसे डॉक्टर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। अक्टूबर 2021 में मौलवी इरफान ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी को रिक्रूट किया, एक और 30-31 साल का लड़का, जिसको खुद वो पुलवामा के कोयल गांव से ही आता था, जहाँ से डॉक्टर नबी था, और वहीं से इसने इसको रिक्रूट किया। देखा कि टारगेट किया गया कि बहुत ही पोटेंशियल उसके अंदर उसको दिखा था मौलवी इरफान को। इसको भी रिक्रूट करता है, जैश ए मोहम्मद के उस ऑनलाइन ग्रुप से कनेक्ट कराता है। और ये यहाँ पे जो डॉक्टर मौलवी इरफान था, ये एक नेटवर्क बना रहा था, एक बहुत ही ऐसा नेटवर्क जो कि पहले कभी देखा नहीं गया था। एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आप इसको कह सकते हैं, एक डॉक्टर मॉड्यूल, डेडली डॉक्टर्स का। इस तरह के डॉक्टर्स, इस तरह के एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, खासकर जिनमें डॉक्टर हों, वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और उसके बाद इनसे कोई बड़ा आतंकवादी हमला भारत के ऊपर कराएगा। तो ये प्लानिंग इसकी यहीं से शुरू हो चुकी थी। ये सारी प्लानिंग जो थी, पाकिस्तान का जो आतंकवादी नेटवर्क है, ISI है, लगातार इसको सपोर्ट कर रही थी। जैश ए मोहम्मद के सारे जो चीफ हैं, जो आतंकी हैं बड़े बड़े, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे, उनके साथ में इनको कनेक्टेड रखा जाता था। यहीं से ये जो डॉक्टर्स थे, 2 डॉक्टर इसमें आ चुके थे, डॉक्टर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील। एक और तीसरा डॉक्टर आता है, डॉक्टर अथर रथेर, जिसका नाम आदिल रथेर का जो एक भाई था। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे आते हैं। और इसके बाद देखा ये गया कि मार्च 2022 में, यानी कि अगले ही साल, इन लोगों को यहाँ से टर्की भेजा जाता है। ये जो ट्रिप होने वाली थी, कम से कम बताते हैं कि 2 हफ्तों से ज़्यादा की ट्रिप थी। इन तीनों को, नबी को, मुजम्मिल शकील को और डॉक्टर अथर रथेर को टर्की भेजा गया। टर्की में इन लोगों को 14 लोगों से मिलने के लिए कहा गया था। वहाँ पे 14 लोगों से मिलते हैं। उनमें से एक सीरियन टेररिस्ट था, पाकिस्तानी बेस्ड सीरियन टेररिस्ट, और एक और पाकिस्तानी हैंडलर था जिसका नाम था ओकासा। ओकासा जो था, आपको बता दें, टर्की बेस्ड हैंडलर था। यही ओकासा था जिसने जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद जो है, उसके हैंडलर्स के बीच में लिंक जो था, उसको इस्टेब्लिश किया हुआ था। ये लगातार वहाँ पे काम करता था और इसी ने, ओकासा ने, इन लोगों को गाइड किया, वहाँ पे ट्रेनिंग दी कि कैसे तुम्हें कोवर्ट सेल इस्टेब्लिश करने हैं, किस तरह से अपने डिजिटल जो फुटप्रिंट्स हैं उनको अवॉइड करना है, जिससे कि तुम किसी भी एजेंसी के रडार में ना आ पाओ। कन्वर्सेशंस कैसे टेलीग्राम पर करनी है, उसके बाद टेलीग्राम पर भी अगर सिक्योर ना लगे तो दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं उन पर कैसे जाना है। कई सारे एप्लीकेशंस का इसमें नाम है, आपको नहीं बताया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो सारे लोग थे, इनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कैसे आगे तुम प्लान करोगे भारत के अंदर ब्लास्ट जो है उनको। यहाँ से बताया ये भी जाता है कि उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल रथेर, ये सभी जो थे, इन लोगों ने टर्की से अफ़गानिस्तान जाने की भी कोशिश की थी कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए, लड़ाके बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उसमें कामयाब नहीं हो। इसके बाद फाइनली ये दोबारा से एक बार भारत वापस आ जाते हैं साल 2022 में ही। लेकिन अब साल 2023 आता है, उमर नबी भारत वापस आया, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के अंदर GMC में, जहाँ वो सीनियर रेजिडेंट था, उसी पोस्ट पर काम करने लगता है। लेकिन इसी साल एक बड़ा स्कैंडल उसके साथ में जुड़ा। उसने किया क्या कि अचानक अपनी ड्यूटी से एक दिन गायब हो गया और इसी दौरान एक पेशेंट वहाँ पे जो एडमिट थे, उनकी जान चली जाती है। उनकी कंडीशन ख़राब हुई। जूनियर डॉक्टर्स जो वहाँ पे अवेलेबल थे, उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पेशेंट की मौत हो गई। इस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार बताया गया सीधा उमर नबी को, क्योंकि वो यहाँ से गायब हो चुका था। पूरी तरह से उसको वहाँ पे गाइडेंस में रखना था उस पेशेंट को अपने, लेकिन वो यहाँ उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहा था, और ऐसा कई बार अक्सर वो कर चुका था पहले भी। अब जब ये मौत हुई उस पेशेंट की, तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनसे कंप्लेंट की उमर नबी की। डॉक्टर उमर नबी की जब कंप्लेंट होती है तो इसके बाद हॉस्पिटल ने 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई। इस कमेटी के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी भी थे, जिनके अंडर में ये काम कर रहा था डॉक्टर नबी, MD की ट्रेनिंग अपनी ले रहा था। तो वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में, पूरी इस कमेटी में शामिल थे। जब ये पूरी छानबीन होती है तो CCTV फुटेज खंगाले गए और देखा गया कि उस दिन उमर नबी आखिर था कहाँ।
तो देखा ये सामने कि उमर नबी अपनी ड्यूटी पर था ही नहीं, इनफैक्ट वो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं था। और बाकी कई सारे उसके जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने भी ये शिकायत की, कंप्लेंट की कमेटी के सामने कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, वो कभी भी हॉस्पिटल में आता ही नहीं है, बाहर ही रहता है, अपनी कुछ और अलग उसकी गतिविधियाँ हैं वो कर रहा है और रूड बिहेवियर उसका दिखता है, एक बहुत ही अनअटेंटिव उसका बिहेवियर है, सामने वो आता है, अपनी जॉब के ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो इसके बाद कमेटी ने उमर नबी को बुलाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कई बार कमेटी के बुलाने के बाद भी वो कभी भी अपना पक्ष रखने सामने आया ही नहीं। शायद वो कोई और बड़ा प्लान बना चुका था जिसके लिए वो आगे काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें आगे आपको पता चलेंगी। यहाँ से क्या हुआ कि डॉक्टर जिलानी जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया और ये बताया कि ये जो लापरवाही रही उमर नबी की, इस लड़के की, डॉक्टर की, इसकी वजह से उस पेशेंट की जान गई है और इसी के तहत यहाँ पे उसका जो टर्मिनेशन है वो हॉस्पिटल से कर दिया गया। जीएमसी अनंतनाग से उसको टर्मिनेट किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। जब नौकरी से निकाला गया तो इसके बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स ने भी, डॉक्टर्स ने भी ये बातें बताई कि वो उमर नबी इतना ज़्यादा रेडिकलाइज था, इतना जिहादी मानसिकता थी उसकी, इस तरह की बातें वो करता था कि जो फीमेल पेशेंट होती थी उनसे हिजाब के बारे में सवाल करता था। जब भी वो उनको देखने आता था तो उस टाइम पे उनसे हिजाब के बारे में सवाल करना, इस्लामिक डोमिनेंस की बात करना, क्लासरूम के अंदर जेंडर सेग्रीगेशन की बात करना, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई थी और ये सब चीज़ें बाद में जीएमसी अनंतनाग को पता चली। खैर यहाँ पे अब उसको जब जॉब से निकाल दिया गया, यहाँ अब असली एक प्लान इन लोगों का शुरू होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिर कैसे ऐसा कुछ हुआ है। हुआ क्या कि नौकरी जाने के बाद में 2023 में उमर नबी हरियाणा आता है। हरियाणा के फरीदाबाद आया और यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। यहाँ उसे काम पर रख लिया जाता है और यही सबसे बड़ा शक, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि एक डॉक्टर जिसको नेग्लिजेंस के लिए, मिसकंडक्ट के लिए उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, उसको टर्मिनेट किया गया है जीएमसी अनंतनाग से। कैसे उसको बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के, बिना प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के यहाँ पे हायर कर लिया गया, अपॉइंट कर दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। तो अब अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। मोस्टली मेवात, कश्मीर और बिहार के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी को फॉरेन डोनेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलती है, खासकर अरब कंट्रीज़ से, जो कि इन्वेस्टिगेशन का विषय हो भी रही है इन्वेस्टिगेशन। खैर यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर उमर जो था, डॉक्टर उमर, यहाँ रहना शुरू करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की उसको यहाँ जॉब मिल गई थी और उमर से पहले 6 महीने पहले ही जो डॉक्टर मुजम्मिल था, मुजम्मिल गनी, शकील गनी, तो ये भी यहाँ पे आके रहने लगा था। अब आप ये सोचिए कि 2 ऐसे डॉक्टर मॉड्यूल के, जिसको मौलवी इरफान ने बनाया था, जैश ए मोहम्मद से संपर्क कराया था, ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए थे। उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में दोनों ही आके रहने लगते हैं और सिर्फ ये दोनों नहीं थे जो यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में एक जसीर बिलाल वानी अलियास दानिश नाम का एक शख्स, गाजीकुंड अनंतनाग का रहने वाला, उसको भी कुलगाम की एक मस्जिद में मौलवी इरफान के वो संपर्क में आया था और वहाँ से उसको भी रेडिकलाइज करके, ब्रेन वॉश करके, यहीं इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही उसको एक रेंटेड अकोमोडेशन में रखवाया गया। जब वो यहाँ पे रह रहा था तो इस दौरान करीबन आप देखिए 2 साल यहाँ से निकल जाते हैं, 2023 से 2025 आ जाता है। इस 2 साल के बीच में जो डॉक्टर नबी था, जो एक्सट्रीम रेडिकलाइज हो चुका था, वो इस नए रिक्रूट को, यानी कि जसीर बिलाल वानी को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा था। वो लगातार इसको मोटिवेट करता था, उसको ब्रेन वॉश करता था कि वो सुसाइड बॉम्बर बने और लगातार इन लोगों का ये जो काम था 2 साल तक चलता रहता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये लोग रहने लगते हैं, बिल्डिंग नंबर 17 में। ये दोनों डॉक्टर्स, इनके साथ में जसीर अहमद वानी था, उसको जसीर बिलाल वानी, उसको दूसरे एकोमोडेशन में पास में रखा गया था। तो ये सारा अपना एक बड़ा प्लान करते रहते हैं और 2025 आने के बाद ये एक बहुत बड़ा कुछ प्लान कर चुके थे, जो कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है तो उसके तौर पर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग थी, इसके बीच में कई सारी और चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे ये जो प्लान हुआ इनका, अप्रैल 2025 तक एक बड़ी प्लानिंग कर चुके थे, एक सुसाइड बॉम्बिंग का, अटैक भारत के ऊपर। जसीर बिलाल वानी को इसके लिए डॉक्टर उमर ने तैयार किया था, लेकिन एंड टाइम पर जसीर वानी ने अपने कुछ बिलीफ्स बताते हुए, रिलीजियस बिलीफ इस तरह के बताते हुए कि सुसाइड जो है वो हराम है, आत्महत्या हराम है इस्लाम के अंदर, इस तरह के रीज़न देते हुए उसने सुसाइड बॉम्बिंग से अपना हाथ खींच लिया। उसने कहा कि मैं टेक्निकल सपोर्ट दे सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। और यहीं पे डॉक्टर उमर जो था, उमर नबी ने यहीं पे डिसीजन लिया कि अब वो सुसाइड बॉम्बर बनेगा, इस प्लान को आगे कंटिन्यू वो करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग प्लान अपना कर चुके थे और इनके प्लान बहुत ज़्यादा बड़े थे। आप ये देखिए
तमाम भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव इनके पास में था। जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल लगातार ऑनलाइन इनको सपोर्ट कर रहा था। ब्रेन वॉश वीडियोज़ जो थे वो इनके पास में पहुँचते थे। मौलवी इरफान इनक्रिप्टेड चैनल से इनके साथ में रहता था। अफ़गानिस्तान के आतंकवादियों के से इन लोगों को वॉइस इंस्ट्रक्शन मिलते थे। जो कासा टर्की बेस्ड हैंडलर था उससे वॉइस इंस्ट्रक्शन मिलते थे। और ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ये लोग एक बड़ा प्लानिंग जो थी अटैक की वो कर चुके थे। लेकिन इसके बाद सडनली कुछ अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें हुई शुरू अक्टूबर 2025 से। 27 अक्टूबर 2025 को दरअसल हुआ क्या था कि श्रीनगर के रैनावारी और जैदाबल इलाके के अंदर कुछ प्रो जैश ए मोहम्मद पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। जब ये पोस्टर्स लगे दिखाई देते हैं तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एजेंसीज़ ने इन पे कार्रवाई की। कार्रवाई जब की जाती है तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल के डेटा के जो लिंक थे वो निकाले गए कि आखिर किसने कौन इनके पीछे है। तो यहाँ एक और डॉक्टर का नाम सामने आया, डॉक्टर आदिल रथर। आदिल रथर जो था, आदिल अहमद रथर, 31 साल का, काजीकुंड का, अनंतनाग का रहने वाला, ये भी इस डॉक्टर मॉड्यूल का हिस्सा था। आप सोच सकते हैं कितना बड़े लेवल पे, स्तर पे मॉड्यूल फैला हुआ था। मौलवी इरफान ने कैसे इन लोगों को रिक्रूट किया हुआ था। सारे ही डॉक्टर, सारे ही एजुकेटेड, लेकिन सभी ब्रेन वॉश्ड जिहादी। यहाँ पे एक और डॉक्टर का नाम सामने आता है। जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने देखा गया कि ये पोस्टर्स किसने लगाए हैं, किसका इनसे लिंक है, तो यहाँ पे डॉक्टर आदिल का इससे लिंक मिला। इसी के करीबन 9 से 10 दिन के बाद में 6 नवंबर 2025 को यूपी से फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल से, जहाँ पे ये काम करता था डॉक्टर आदिल, वहाँ से इसको ड्यूटी आवर्स में अरेस्ट कर लिया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी पहुंची, सहारनपुर से इसको अरेस्ट किया गया। यहाँ जब उससे तहकीकात की गई, उससे जब पूछताछ की गई, इंटरोगेशन हुआ, तब पता चला कि एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल है, एक डॉक्टर मॉड्यूल है जो कि पनप रहा था राजधानी दिल्ली के नीचे फरीदाबाद के अंदर। और उसके बाद खुलासा, कई सारे जो बड़े खुलासे थे वो सब होते गए। जीएमसी में इसके लॉकर को जब देखा गया डॉक्टर आदिल के, तो वहाँ से AK-47 मिली, कई सारा एम्यूनेशन, असला बारूद जो था वो बरामद हुआ। और इसके बाद हमारी एजेंसी समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है जो कि एक डॉक्टर मॉड्यूल ने जैश ए मोहम्मद से मोटिवेटेड एक मॉड्यूल जो भारत में बन रहा है, इसने कर रखी है। तो इस आतंकवादी मॉड्यूल के पहले डॉक्टर आदिल रथेर का अरेस्ट हो चुका था। इस बीच में डॉक्टर उमर, जो कि सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज था, सबसे ज़्यादा एक बड़ा मास्टरमाइंड आप उसको कह सकते हैं इन सभी डॉक्टर्स के अंदर, जो एक प्लान बड़ा बना चुका था। और एक ऐसा प्लान जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिर कितना बड़ा एक घातक हमला हो सकता था जो रेड फोर्ट पर हुआ है। तो खैर ये प्लान इनका बन चुका था। इस बीच में इन्होंने अपने प्लान को तेज़ी देना शुरू कर दिया। देखा ये गया कि 6 नवंबर के आसपास में आदिल का अरेस्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले ही 29 अक्टूबर 2025 को इस बीच में डॉक्टर उमर नबी और आमिर राशिद अली, इन दोनों ने एक सेकेंड हैंड वाइट हुंडई i20 खरीदी। ये HR रजिस्ट्रेशन नंबर था हरियाणा का 7674। फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से इसको ख़रीदा गया। एक सेकेंड हैंड कार थी, इनफैक्ट कई सारे अलग अलग ओनर्स से होती हुई आई थी। कार 2013 मॉडल थी। 2 लाख रुपए में इसको ख़रीदा गया इन दोनों के द्वारा। मल्टीपल ओनर्स थे उसके। पहले नदीम 2014 में उसका पहला ओनर रहा, फिर गुड़गांव का सलमान रहा, उसके बाद ओखला का देवेंद्र, और बाद में अमित पटेल फरीदाबाद का जो डीलर था उससे इस कार को इन लोगों ने ख़रीद लिया। लेकिन ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो आमिर राशिद अली के नाम पे इसको रजिस्टर कराया गया, पुलवामा के संबूरा गांव के अंदर। यहाँ पे ये जो रजिस्टर किया जाता है, आमिर राशिद अली, आपको बता दें कि ये जो था वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करता था। इसके नाम पे इस कार को रजिस्टर किया जाता है। कार खरीदने के तुरंत बाद डॉक्टर नबी, आमिर राशिद अली और जो एजेंसी का एक डीलर का एम्प्लॉय था, ये तीनों के तीनों पॉल्यूशन उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जब पहुंचे तो वहाँ पे CCTV कैमरे में कैद भी हुए। बाद में ये जो फुटेजेस हैं वो सामने निकल रही हैं। ये यहाँ पहुँचे, इस दौरान इनके साथ में एक और डॉक्टर थी, एक महिला डॉक्टर, जो कि इस पूरे टेरर प्लॉट के अंदर, इस प्लान के अंदर शामिल थी। इसका नाम था डॉक्टर शाहीन शाहिद। शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही थी। जमात उल मोमिनात, ये जो एक जैश ए मोहम्मद का वुमेन विंग है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एक वुमेन विंग आप सोच सकते हैं। इंडिया का उसको, भारत का उसको हेड बनाया गया था इस यूनिट का, शाहीन शाहिद को। तो ये भी इनके साथ में इस पूरे प्लान के अंदर शामिल थी। उसने भी एक दूसरी कार खरीदी, मारुति ब्रेजा उसने खरीदी। तो ये एक अलग अलग कारें खरीदने के बाद में उन पे सुसाइड बॉम्बिंग उनसे करना चाहते थे। एक कार ये भी खरीदती है। ये जो जमात उल मोमिनात है, जैश ए मोहम्मद की जो वुमेन विंग है, मसूद अज़हर की जो बहन है, मौलाना मसूद अज़हर एक बहुत बड़ा आतंकवादी, इसकी जो बहन है सादिया अज़हर,
वो इसको पूरा इसकी लीडरशिप में चलाती है पाकिस्तान से। दुनिया के सामने नाम है पाकिस्तान लगातार चला रहा है इन सब चीज़ों को, फिर भी कोई एक्शन ठोस कदम नहीं अभी तक उठाया जा रहा है। ये गलत है और ये विडंबना है। खैर, डॉक्टर शाहीन जो थी उसका काम मेनली था कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनको रेडिकलाइज करना, उनको रिक्रूट करना, टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल करना। इसके पास भी एक और मारुति स्विफ्ट जो कार थी उसमें से भी बाद में इन्वेस्टिगेशन में एक असॉल्ट राइफल मिली है, एम्युनिशन मिला है, पिस्टल मिली है। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर, ये भी इनके साथ में शामिल थी। एक पूरा डॉक्टर मॉड्यूल था, हमने आपको बताया किस तरह से कितने डॉक्टर इसमें शामिल थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसके बाद ये जो कार खरीदी इन लोगों ने i20 डॉक्टर नबी ने, इसके बाद 29 अक्टूबर को i20 को 6:36 पर देखा गया अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये गाड़ी कैंपस में आती है, 8 बजे के आसपास रात में कार पार्किंग में जाती है, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी कार पार्किंग थी वहाँ पे। और इसके बाद ही ये देखा गया कि जब ये कार इनके पास में आ चुकी थी तो डॉक्टर नबी ने यहाँ से अपने प्लान को तेज़ी देना शुरू कर दिया और अब वो तैयार हो रहा था बॉम्ब बनाने के लिए। अगले दिन ये कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। 2:41 के आसपास ये बात बताई जाती है जब वो यहाँ से निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी से और सीधा हरियाणा के नूह में पहुँच जाता है। नूह पहुँचा, नूह में हिदायत कॉलोनी के अंदर उसने एक रेंटेड रूम लिया हुआ था। उस रूम में जाता है, वहाँ पे उसने DIY वीडियोस देखना शुरू किया कि आखिर कैसे IED को असेंबल करते हैं। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग, जो इनका प्लान था वो आसपास के 1-2 महीने के अंदर ही था, एक बहुत बड़ा घातक हमला करने का भारत के ऊपर। तो यहाँ से IED को असेंबल करना शुरू कर देता है। ये सारे वीडियोस बताए जाते हैं कि उसको कई सारे वीडियो भेजे गए थे जो उसका टर्की बेस्ड हैंडलर था उकासा, उसके द्वारा, अफगानिस्तान बेस्ड हैंडलर जो थे उनके द्वारा। और इसके बाद फाइनली यहाँ से बॉम्ब बनाना अपना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन जैसे उसको पता चला कि अब ये अरेस्ट भी होने लगे हैं, क्योंकि आदिल का अरेस्ट हुआ 6 नवंबर, जब उसको ये सब चीज़ें पता चली तो इसने अपने प्लान को एक और मोड़ दिया। उसने एक बहुत तेज़ी से इस प्लान को रोटेट करना शुरू कर दिया। जल्दी से जल्दी उसने बॉम्ब बनाना शुरू किया और अब वो भी पैनिक करने लगा था। अब इधर एक तरफ इस पूरे आतंकवादी डॉक्टर मॉड्यूल का जो डॉक्टर नबी था, उमर नबी, वो हरियाणा में अपना बॉम्ब बना रहा था, एक्सप्लोसिव को जल्दी जल्दी रेडी कर रहा था। दूसरी तरफ 6 नवंबर को जो पहला डॉक्टर अरेस्ट हुआ है, डॉक्टर आदिल रथर, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में था। उससे इंटेरोगेशन शुरू होती है। उस इंटेरोगेशन में उसने कई चीज़ें बताई और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम सीधा फरीदाबाद पहुंच जाती है। 3 दिन के बाद ही 9 नवंबर को जो टीम थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जब वो फरीदाबाद पहुंची है तो यहाँ वो पहुंचते हैं दौज गांव में। फरीदाबाद के पास दौज गांव और फतेहपुर तागा, इन 2 जगह पर जब रेड की गई तो यहाँ से गिरफ्तार किया गया एक और डॉक्टर को। वही डॉक्टर जो पहले भी इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा था, टर्की भी गया था डॉक्टर नबी के साथ में, आदिल रथर के साथ में, जिसका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। डॉक्टर मुजम्मिल शकील यहाँ पे मौजूद था, उसको अरेस्ट किया जाता है। और जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फरीदाबाद पुलिस भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में थी, जब सारी छानबीन की गई तो भयानक डिस्कवरी हुई थी। मतलब जो रिकवरी हुई, सामने जो चीज़ें मिली, उसने एजेंसीज़ को चौंका दिया था, पुलिस को चौंका दिया था। यहाँ से पुलिस को एक्सप्लोसिव्स मिले 2900 किलोग्राम के। IED मटेरियल मिला जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था, एक AK-47 राइफल मिली, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली, कारतूस मिले 84 कारतूस, 20 टाइमर्स, जो टाइम बॉम्ब के लिए टाइमर्स होते हैं वो टाइमर्स मिले बैटरीज के साथ में, और 5 लीटर केमिकल। ये यहाँ पे उसकी जगह जहाँ वो रहता था, ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील पूरी तरह से इस ब्लास्ट के अंदर संलिप्त था, तैयारी कर चुके थे, ये लोग बहुत बड़े अटैक किया। फाइनली इसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। हमारी एजेंसीज़ ने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया। यहाँ से जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जब डॉक्टर नबी के पास पहुँची, जो हरियाणा में छुपकर एक जगह पर बॉम्ब को तैयार कर रहा था, तो वो पैनिक में आ गया। वो पूरी तरह से ऐसे पैनिक में आ गया कि उसने जल्दी ही अपना ये जो बॉम्ब था उसको रेडी करना शुरू किया और कार लेकर निकल गया। उस कार के अंदर IED एक्सप्लोसिव जो थे वो भरे हुए थे, भारी मात्रा में 30 से 40 किलो IED एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसके अंदर। i20 कार के अंदर वो लेकर इसको निकल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे यही बताया जाता है कि जब ये अरेस्ट किए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, तो उनके ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए गए थे। एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी, एक प्रेस रिलीज़ के इस तरह के ये लोग हैं जिन लोगों ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए थे इस इलाके में, जम्मू कश्मीर में, इनको अरेस्ट किया गया है, और एक और ऐसे आतंकवादी को इसको अरेस्ट किया गया है यहाँ से। दूसरा उनका ट्वीट था कि तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। तो ये जो ट्वीट था, बताया ये जाता है, सामने जो आ रही हैं चीज़ें, कि डॉक्टर नबी इन सब चीज़ों को देख रहा था, उसने ये सब चीज़ें देखी, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आया। तभी उसने i20 लेकर अपना भागने का प्लान बनाया कि वो यहाँ से एक्सप्लोसिव से भरी कार लेकर जाएगा और जहाँ उसको मौका मिलेगा वहाँ पे धमाका करेगा।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों का प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन जब लगातार हमारी एजेंसीज़ ने शानदार काम किया, अरेस्ट किए, तो इसके बाद ये जो प्लान था वो इनका सिमट के रह गया। ये उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उसको नहीं कर पाए। खैर, यहाँ से ये अपनी i20 कार लेकर निकल गया था। आईडी से लोडेड थी पूरी तरह से। दिल्ली की तरफ ये आगे बढ़ता है। दिल्ली आया, अगला दिन आ चुका था 10 नवंबर का 2025। ये वो दिन था जब सुबह सुबह 8:04 पर इस कार को बदरपुर का जो टोल बूथ है वहाँ पे देखा गया। उसके बाद ये कार अगले 10 मिनट के अंदर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर करती है। फिर मयूर विहार से होते हुए ये जो चिला गांव का CNG पंप है वहाँ पे रुकती है। 9 बजे के आसपास आश्रम चौक पर पहुँच जाती है दिल्ली में। आप ये देखिए, चौंकाने वाली बात ये है कि उमर नबी, ये जो डॉक्टर था, इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड, ये दिल्ली के सारे सेंसिटिव और ख़ासकर कई सारे ऐसे VIP एरियाज़ हैं, इन सबको कवर करता हुआ बम से भरी हुई इस गाड़ी को, i20 को लेकर यहाँ से निकला है। निज़ामुद्दीन उसने कवर किया, इंडिया गेट से निकला, कर्तव्य पथ से, प्रधानमंत्री मोदी जी के रेसिडेंस से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, शाहजहाँ रोड से निकला, रेल भवन रायसेना हिल के आसपास, रायसेना रोड के आसपास माफ़ कीजिएगा, लोधी रोड से निकला, और बिंदु मार्ग, ये सब चीज़ें उसने कवर करते हुए इसके बाद वाजीपुर में तो एक चाय की दुकान पर रुक के उसने चाय भी पी है। तो ये सारी चीज़ें कवर हुई। दोपहर का समय था जब वो 2:04 के आसपास कनॉट प्लेस पहुंचता है, CP राजीव चौक पहुंचता है। कनॉट प्लेस आउटर सर्कल पर देखा गया, और इसके बाद दरियागंज पुलिस स्टेशन को क्रॉस करते हुए 3:15 के आसपास उमर लगभग 3 घंटे कार पार्किंग में जाके रुक जाता है रेड फोर्ट की। 3:29 पर वो रेड फोर्ट की लाल किले की पार्किंग में जाके पहुंच गया था, और वहाँ पे उसके बाद उसने 3 घंटे वेट किया है। शायद ये वही समय था जब वो ये सोच रहा था, उस पैनिक की स्थिति में, जब वो परेशान हो चुका था और ये उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उसके जो सारे डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकवादी थे, डॉक्टर्स थे, सभी अरेस्ट होते जा रहे हैं। उसका जो टेरर प्लान था वो फ्लॉप होता जा रहा है, तो आखिर अब करना क्या चाहिए। तो यही वो चीज़ पॉइंट था जब 3 घंटे उस कार पार्किंग में उसने फाइनलाइज़ किया है कि आगे करना क्या है। फाइनली 6:23 पर ये गाड़ी जो थी, जिसे ड्राइव कर रहा था डॉक्टर नबी, पार्किंग से निकलती है। 6:42 पर ये गाड़ी आगे मूव करना शुरू करती है, एक बहुत ही घने ट्रैफिक के अंदर। एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था। चांदनी चौक का, लाल किले का जो पूरा इलाका है, वहाँ पे आमतौर पर भी ट्रैफिक देखा जाता है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं, भारी मात्रा में भीड़ हमेशा रहती है, लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। 6:52 के आसपास की बात है शाम की, जब रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में बहुत ही रश ट्रैफिक आवर्स थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद थे। ये i20 गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है, धीरे धीरे रेंगना शुरू करती है, क्योंकि आमतौर पर गाड़ियाँ बहुत ही धीरे चल रही होती हैं। और उसके बाद यही वो फाइनल मोमेंट था 6:52 का शाम के, जब डॉक्टर नबी ने, यहाँ इस आतंकवादी ने बम ब्लास्ट किया। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, धुएं का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। पूरे आसपास के एरिया में शॉक वेव जो थी धमाके से, वो थी। लोगों ने भागना शुरू कर दिया, लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी। कार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, टुकड़े टुकड़े कार के आसपास बिखर गए थे जब ये ब्लास्ट हुआ। आसपास के जो गाड़ियाँ थी उनके कांच टूट गए, गाड़ियों ने आग पकड़ ली। आसपास की बिल्डिंग के कांच टूट चुके थे। लोगों के जो बॉडी पार्ट्स थे वो बताया जाता है 50 मीटर के दायरे तक फैले थे, 50 से 100 मीटर के बीच में फैले हुए थे। और इस अब तक के सबसे बड़े इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में भारत के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर ये जो अटैक किया गया इन डॉक्टर मॉड्यूल के द्वारा, 15 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 30 से ज़्यादा लोग, 40 से ज़्यादा लोग जो थे वो घायल हुए। कई सारे उसमें डेली वेज वर्कर्स थे, डेली अर्निंग करने वाले लोग थे, वेंडर्स थे, कम्यूटर्स थे जो आसपास से निकलते थे। और एक बहुत बड़ा हमला था जिसने पूरे देश को दहला दिया। इस अटैक के बाद, इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद में हमारी जो जांच एजेंसीज थी अलर्ट पर आती हैं। पूरे देश में रेड अलर्ट था। फॉरेंसिक एनालिसिस हुई जगह की, पता चला कि ये जो ब्लास्ट था इसमें अमोनियम नाइट्रेट का ANFO पर यूज़ किया गया था, साथ में TATP का, हाईली अनस्टेबल TATP का भी यूज़ किया गया था। TATP वही जिसको मदर ऑफ सेटन भी कहते हैं, इसका भी यहाँ यूज़ किया गया था। कार की रियर सीट के नीचे एक बड़ा सा बैग मिला जिसमें बताया जाता है कि ये बैग नीचे ही इस सीट के रखा गया था। 30 से 40 किलोग्राम एक्सप्लोसिव उसमें भारी मात्रा में रखा गया होगा। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास का पूरा एरिया, तबाही वहाँ पे हो चुकी थी पूरी तरह से। एक शू भी रखा हुआ मिला, एक जूता भी रखा हुआ मिला, जो कि याद दिलाता है 2001 के शू बॉम्बर रिचर्ड रीड की, जिसने अमेरिका में जो हमले किए थे। तो उसकी भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्शन जो थे, इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब जब ये सब चीज़ें हुई, हमारी एजेंसीज अलर्ट पर आई, सब जगह छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई, तो इसके बाद कई सारे खुलासे होने लगे।
इस ब्लास्ट के एक हफ्ते के बाद में एक वीडियो सामने आया। एक वीडियो आता है जिसमें उमर, ये जो डॉक्टर उमर था सुसाइड बॉम्बर, ये खुद ये आतंकवादी यहाँ बैठकर सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा था। करीबन 1 मिनट 20 सेकंड का वो वीडियो जिसमें ये बैठा हुआ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो जो है करीबन 7 महीने पुराना है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के अपर फ्लोर में इसको रिकॉर्ड किया गया है, एक डिम लाइट बंद कमरे के अंदर। इसमें खुद डॉक्टर उमर यहाँ पे दिख रहा है, ये आतंकवादी जो कि इंग्लिश में बातचीत कर रहा है और बता रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को दरअसल जस्टिफाई कर रहा है अपने बाकी लोगों के लिए जो इस काम से मुकर जाते हैं। सेम इस तरह की चीज़ हमने आपको अपने बाकी एपिसोड्स में भी बताई है कि कैसे जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अज़हर और ये हाफिज़ सईद जो है, ये लोग भी अपने जो भाषण होते हैं इनके पाकिस्तान में खुलेआम वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करते हैं। सेम यही चीज़ ये करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर उमर, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश जिहादी मानसिकता का शख्स। उमर यहाँ पे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, ना वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता, कॉन्स्टेंटली अपना फेस मूव कर रहा है, आंखें मूव कर रहा है। डिस्कम्फर्ट उसका एक अलग दिखाई देता है, यहाँ पे इंडिकेट करता है उसके डिस्कम्फर्ट को। स्टिल वो ऑडियंस को कन्विंस कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, यानी कि खुद भी उसका बिलीव नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे इसको कर रहा है। वीडियो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लगती है, मल्टीपल टेक्स में शूट हुई है, ये भी सामने समझ में आता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही राय है। इन्वेस्टिगेटर ये बिलीव करते हैं कि ये वीडियो बाकी जो मॉड्यूल के, स्टेरर मॉड्यूल के, डॉक्टर मॉड्यूल के बाकी जो मेंबर्स थे उनको कन्विंस करने के लिए इसने यहाँ पे बनाई थी। ये वीडियो जो थी उसने एक फ़ोन में अपने सेव की, उसमें शूट की, और ये फ़ोन इसने 2 महीने पहले ही सितंबर अक्टूबर में उसने जम्मू कश्मीर में विज़िट किया था अपने परिवार को। इसी डॉक्टर उमर ने, उसने अपने भाई ज़हूर इलाही को ये वीडियो दी थी, उस फ़ोन को दिया था, और ये कहते हुए एक इंस्ट्रक्शन के साथ दिया था कि अगर कभी उसके बारे में यानी डॉक्टर उमर के बारे में कोई खबर मिले तो इस फ़ोन को फेंक देना, नदी में फेंक देना। उसके भाई ने, ज़हूर ने ऐसा ही किया। फ़ोन को कोयल गांव के ही, जहाँ से आता था, जहाँ का रहने वाला था, वहीं के एक कुएं में, एक पॉन्ड में फेंक दिया। लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमारी जो एजेंसीज़ थी, जांच एजेंसीज़, इसके घर पे भी पहुंची कोयल गांव में, जम्मू कश्मीर में। इसके भाई से जब पूछताछ की गई, सख्त इंटेरोगेशन जब किया गया, तो उसने बहुत ही जल्दी ये लोकेशन बता दी कि कहाँ उसने ये फ़ोन जो था वो फेंका है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव डैमेज्ड फ़ोन को, इससे डेटा रिकवर कर लिया। उन्होंने भी एक अच्छा काम करके दिखाया। मतलब यहाँ पे इतना पानी में फेंका हुआ, एक डैमेज किया हुआ फ़ोन, फिर भी यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट उससे कर लिया गया। और इसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो वीडियो था ये सामने आया है इस डॉक्टर उमर नबी का, जब वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। NIA को ये पूरा केस सौंपा गया, दिल्ली पुलिस से NIA को एक केस दिया गया। मल्टीपल स्टेट ऑफिसर्स जो हैं वो भी लगातार NIA के साथ में काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, सभी साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। 14 नवंबर को इसके बाद सुबह 12:30 से 2:30 बजे के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोयल गांव में जो एक घर था उमर का, 2 स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग फैमिली का, इसके परिवार का, उसको कंट्रोल एक्सप्लोजन से डेमोलिश कर दिया, उसको ढहा दिया गया। एक सख्त आदेश देना ज़रूरी था, एक सख्त एक्शन दिखाना भी, बताना ज़रूरी है कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधि करेंगे उनके साथ में इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि ये भारत के लिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की कोई भी जगह नहीं है हमारे देश में। 14 नवंबर को ही इसी दिन एक और चीज़ देखने को मिली कि जो मुजम्मिल शकील को जब गिरफ़्तार किया था 9 तारीख को, आपको बताया था हमने कि 2,500 किलोग्राम एक्सप्लोसिव वहाँ से मिला था, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो सारा एक्सप्लोसिव था वो दरअसल श्रीनगर के अंदर नौगांव पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। एक बहुत ही गलत इंसिडेंट ये हुआ कि रात के 11:30 के आसपास में 14 नवंबर के दिन श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है। ये वही एक्सप्लोजन था जो कि हुआ था फरीदाबाद से बरामद किए हुए इसी एक्सप्लोसिव की वजह से। ये 2,900 किलोग्राम का जो एक्सप्लोसिव यहाँ पे रखा था फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए। इस एक्सप्लोजन में पुलिस पर्सनल्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स सैंपल जो कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको बहुत हानि हुई। करीबन 9 लोगों की यहाँ पे जान गई। बताया जाता है कि 27 से 32 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए। 100 मीटर तक जो बॉडी रिमेन्स थे, ह्यूमन रिमेन्स, वो बिखरे हुए थे। जम्मू कश्मीर DGP नलिन प्रभात जी ने ये कंफर्म किया, ये बताया कि ये एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन था, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, ये एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ और इसके बाद इसमें कोई भी फॉल प्ले नहीं है। गवर्नमेंट ने 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन जो डिजीज़ की फैमिलीज़ हैं उनको दिया है और 1 लाख कंपनसेशन जो है वो इंजर्ड को देने की सामने आदेश जो है वो रखा गया है। खैर अगला दिन आया 15 नवंबर। 15 नवंबर को और बड़े अरेस्ट जो थे यहाँ पे होना शुरू होते हैं। एजेंसीज़ ने अरेस्ट किया आमिर राशिद अली को, जो कार ओनर था, जिसके नाम पे जो जब
पॉल्यूशन के लिए सर्टिफिकेट के लिए गया था उमर नबी, उस समय भी ये उसके साथ में था। इसको अरेस्ट किया गया 17 नवंबर को। जसीर बिलाल वानी को, जिसको पहले सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए उमर नबी ब्रेन वॉश कर रहा था, लेकिन इसने मना कर दिया, इसको भी यहाँ से अरेस्ट किया जाता है। 19 नवंबर को एनआईए ने 4 और अरेस्ट किए। इस समय पर एनआईए के जो अरेस्ट में लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी शामिल है, डॉक्टर आदिल रतेर शामिल है, डॉक्टर शाहीन शाहिद जो महिला है, महिला आतंकवादी जो मोमिनात का जमायत उल मोमिनात का जैश मोहम्मद की लेडी विंग का, फीमेल विंग का पूरा हेड जिसको बनाया गया था, तो वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो मौलवी था, मौलवी इरफान अहमद वागे, जिसने ये सब कुछ शुरू किया, इन सब को रेडिकलाइज किया, जैश मोहम्मद के टेरर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन उनसे कनेक्ट किया, इन सब को इंक्लूड किया गया है अरेस्टेड लोगों में, और ये सभी आतंकवादी अब गिरफ्तार हैं। 73 विटनेसेस को एग्जामिन किया एनआईए ने, इसमें जो ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं वो भी शामिल हैं, और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से स्कैनर में अंडर स्कैनर है। 200 डॉक्टर्स हैं ऐसे जिनके ऊपर स्टाफ जो है, जिनके ऊपर जांच की जा रही है। आप सोचिए 200 डॉक्टर्स ऐसे यहाँ पे इस डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। तो जांच एजेंसीज लगातार अपना काम कर रही हैं। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो देखा जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो छुट्टी पे जाने लगे हैं, बैकपैक करके चले गए हैं, ये भी चीज़ें सामने आती हैं। 18 नवंबर को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अल फलाह ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और जो फाउंडर हैं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के, जवाद अहमद सिद्दीकी, इनको अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ईडी ने 19 लोकेशंस पर सर्च कंडक्ट की है। लगातार ये छानबीन जो है वो जारी है, चल रही है। बहुत बड़ा ब्लास्ट भारत के ऊपर, दिल्ली में, राजधानी के ऊपर, वो भी लाल किले के पास में किया गया, और सामने ये आ रहा है इन्वेस्टिगेशन से कि इससे भी कई गुना बड़ा ब्लास्ट करने का, मल्टी सिटी ब्लास्ट करने का इन लोगों का प्लान था। इसलिए ये लोग अलग अलग कारें इन लोगों ने ली हुई थी। इको स्पोर्ट कार इसमें ली गई थी, i20 जिसमें ब्लास्ट किया गया वो थी, मारुति ब्रेजा थी शामिल, और प्रॉपर डॉक्टर मॉड्यूल जो था एजुकेटेड डॉक्टर्स का, ये सब बना के रखा हुआ था। एक अलग तरह का वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आप इसको कह सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों यही है सामने कि आखिर कितने ऐसे और उम्र हैं जो हमारे बीच में ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स बन के ज़िंदगी जी रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं, और कभी भी भारत को इस तरह का अटैक जो है वो कर सकते हैं। इन्हें पहचानना ज़रूरी है, हमारी एजेंसीज़ को रेकी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार देखा जाए, ट्रैप किया जाए, ट्रैक किया जाए, और जिससे कि इस तरह के धमाके कभी भी ना हो। ये आज का एपिसोड दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, इस डेडली डॉक्टर इन टेरर मॉड्यूल के ऊपर। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।